अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 16 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अ वेव विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर ना हो, ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और वो विच रैपिडली प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम या स्पेस में से वो वेव्स बहुत ईजिली मूव कर जाती हैं, प्रोपेगेट कर जाती हैं। अगर वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है तो वहाँ पर कौन सी चीज़ ऑस्किलेट कर रही है? आपको याद होगा कि वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है, लेकिन ये वेव्स हैं, यहाँ पर हम सिंपली इसको डिफाइन कर देते हैं, जिसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर ना हो, ऐसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने देखा यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ऑस्किलेट तो कर रही है, तो बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट हो रही होती है। यहाँ पर इसका जो नेम है उसी से आपको जाहिर हो रहा होगा, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। दो फील्ड यहाँ पर ऑस्किलेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर साइंटिस्ट फिजिक्स्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस को फॉर्मुलेट किया, सेट ऑफ इक्वेशंस, 4 सिमेट्रिकल इक्वेशंस इसने यहाँ पर फॉर्मुलेट की। इनसे आप फैमिलियर भी हैं। ये है ई डॉट डेल ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, गाजीज लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये हम चैप्टर 12 में रीड आउट कर चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन है बी डॉट डेल ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये गाजीज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है, मतलब कि अगर हम किसी मैग्नेट के अबाउट, यहाँ पर कोई हमारे पास मैग्नेट हो नॉर्थ पोल और उसका साउथ पोल, हम इसके सराउंडिंग में गाजीज लॉ अप्लाई करना चाहें, सराउंडिंग में गाशियन सरफेस कंसीडर करें और ऑब्जर्व करना चाहें कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आपको याद होगा कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ में फील्ड लाइंस इनवर्ड दाखिल हो रही होती हैं। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स ज़ीरो होगा। इधर से बाहर निकल रहा है गाशियन सरफेस से और इधर से गाशियन सरफेस में इन हो रहा है फ्लक्स, तो इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन है बी डॉट डेल ए, वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ज़ीरो। इसका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी डॉट डेल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस पर हम जब गाजीज लॉ अप्लाई करते हैं तो गाजीज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, उसका एक्सप्रेशन ये बनता होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने इस कंसेप्ट की तरफ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो हम वर्डिंग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती हैं, उसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ये आपके बुक में थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि ये जो वर्डिंग हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस चीज़ को हम समझते हैं। आपको याद होगा चैप्टर 12 में हमने सीखा था चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं, हमने चैप्टर 12 में ऑब्जर्व किया था, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस का फील्ड आउटवर्ड होता है, माइनस का इनवर्ड होता है। ये जो चार्जेस एट रेस्ट होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके लिए हमने गाजीज लॉ भी ऑब्जर्व किया था, गाजीज लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी ई डॉट डेल ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन। नेक्स्ट है चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। अगर चार्जेस मूव कर रहे हो यूनिफॉर्म मोशन से तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपको याद है कि ये जो मूविंग चार्ज है, चार्ज अगर मूव करेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या बना देता है? करंट बना देता है। उस बनने वाले करंट की वजह से कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मूविंग चार्ज की वजह से, यूनिफॉर्म मोशन से जो मूव कर रहा है उसकी वजह से करंट बना, उस करंट ने वहाँ पर क्या बना दिया? वहाँ पर बना दिया मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस कर दिया। तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मूविंग चार्ज है विद यूनिफॉर्म मोशन, स्टीडी मोशन जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो स्टीडी मोशन करने वाले चार्ज की वजह से डायरेक्ट क्या बन रहा है? बी बन रहा है।
लेकिन ये दो सूरत हाल हैं, एक रेस्ट की और एक मूविंग चार्ज की। लेकिन अगर चार्जेस ऑस्किलेट कर रहे हों, अगर चार्ज अपनी ही जगह पर ऑस्किलेट कर रहे हों, इसे हम ऑस्किलेट भी कह सकते हैं, इसे हम एक्सेलरेट्स भी कह सकते हैं। ऑस्किलेशन में आपको याद होगा कि जब बॉडी ऑस्किलेट कर रही होती है तो वो अपना एक्सेशन इंक्रीज़ भी कर रही होती है और डिक्रीज़ भी कर रही होती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि चार्जेस या तो ऑस्किलेट कर रहे हो या फिर एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहे हैं। देन व्हाट विल बी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन रहा है कि या इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला पैदा होगा या मैग्नेटिक फील्ड अकेला पैदा होगा, या फिर दोनों, बोथ ई एंड बी, या फिर दोनों यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसको हम समझते हैं। एज वी नो दैट EMF is equal to, induced EMF is equal to minus del phi b over del t. Change in magnetic field, change in magnetic field क्या प्रोड्यूस करता है? EMF प्रोड्यूस करता है। ये जो EMF है इससे इंड्यूस करंट बनेगा, इससे इंड्यूस करंट बनेगा। इस इंड्यूस करंट की वजह से, ये जो इंड्यूस करंट है ये किस वजह से बन रहा होता है? आपके माइंड में टॉपिक आ रहा होगा मोशनल EMF। हमने ऑब्जर्व किया था कि जब हम किसी कंडक्टर को अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाते हैं, कुछ इस तरह की डायग्राम थी उसकी। जब इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई कंडक्टर को वेलोसिटी v से मूव करवाते हैं, उसमें एक मोशनल EMF पैदा हो जाती है। जब यहाँ पर जो चार्ज पड़ा हुआ था इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जब हम इसे मूव करवाते हैं कंडक्टर को तो चार्ज भी मूव करता है, और इस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, ये ऊपर की तरफ प्लस चार्ज ऊपर चला जाता है टॉप पे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉटम पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही करंट बनाता है। ये टॉपिक में हमने वहाँ पर कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है? EMF। इस EMF से क्या बन रहा है? करंट। ये करंट जब बना किसकी वजह से बना? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा था। तो हम कह सकते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स कह लें या फील्ड कह लें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो कैसे? हम इसी EMF को क्या लिख सकते हैं? E डॉट डेल एल। यहाँ पर मैंने इसी एक्सप्रेशन में सिर्फ E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, E डॉट डेल एल। ये कैसे आ गई? आपको याद होगा कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, V इज इक्वल टू माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डेल आर। हमारे इस केस में यहाँ पर जो लेंथ होती है वो क्या होती है? डेल एल बोल देते हैं हम उसको, और इस V को मैं क्या लिख सकता हूँ? EMF। ठीक है, EMF को V लिख लें या V को EMF, एक ही बात। तो यहाँ पर माइनस E डेल आर, माइनस लेंस लॉ को शो कर रहा है, इसको हम इग्नोर कर दें तो यहाँ पर E की वैल्यू, EMF की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? E डॉट डेल एल। डेल आर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? डेल एल। तो हमने ये सब्स्टिट्यूशन की है, E डॉट डेल एल इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी ओवर डेल टी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेल फाई बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल टी गिव्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो अभी मैंने बताया, तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। इसका हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। अब सवाल है हमारे जहन में कि कैन इट बी पॉसिबल डेल फाई ई ओवर डेल टी हमें बी दे रहा हो, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? अगर है तो कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। ये आपके पास जो साइंटिस्ट, ये जो फिज़िक्स जो मैंने नेम लिखा है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इसने ऑब्ज़र्व किया कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं उसकी प्लेट्स बतदरीज चार्ज हो रही होती हैं, यकदम चार्ज नहीं होती। उसकी प्लेट्स पर यहाँ पर कंडक्टर के थ्रू
कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू चार्ज फ्लो होता हुआ आ रहा होता है और प्लेट पर जमा होना शुरू हो जाता है। ये इकट्ठा एक साथ जमा नहीं होता, वन बाय वन बतदरीज जमा हो रहा होता है। जैसे जैसे चार्ज यहाँ पर स्टोर हो रहा होगा वैसे वैसे इन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर कम चार्ज, अभी स्टार्ट में थोड़ा चार्ज इस पर स्टोर हुआ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई कुछ इस तरह से होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ई बड़ा होता चला जाएगा। ई की जो ताकत है वो बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दरमियान में। हम यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेशन लगाएं फाई इज इक्वल टू 1/ε0 यहाँ पर ये एक्सप्रेशन किस चीज़ का एक्सप्रेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। यहाँ पर जो फ्लक्स है E इज इक्वल टू 1/ε0 इसी एक्सप्रेशन को हम ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पर मैंने Q अलहदा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर टाइम से इसे डिवाइड कर दें, फाई E/del t इज इक्वल टू 1/ε0 del Q/del t, तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा? ये जो चीज़ है del Q/del t, यहाँ पर ये करंट बन जाता है I। इस करंट को हम ID लिखते होते हैं। ये जो चार्ज था ये यहाँ पर मूव करके आया, ये किसी कंडक्टर में से मूव कर रहा है। इस चार्ज पर, इस चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। एम्पेयर्स लॉ, जब हम किसी कंडक्टर में से करंट गुजारते हैं उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। यहाँ पर चार्ज किसी कंडक्टर से मूव कर रहा है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। इस करंट को हम क्या बोलेंगे? IC, जो कंडक्टर के अक्रॉस गुजार रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता हुआ हो रहा था वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही थी, चेंज हो रही थी। यहाँ पर दरमियान में, इन प्लेट्स के दरमियान में अगरचे कोई कंडक्टर नहीं है, प्लेट्स के दरमियान में कोई कंडक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रहा है तो हमने इस इक्वेशन को ऑब्ज़र्व किया, कैलकुलेट किया। टाइम के लिहाज से हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैथमेटिकल स्टेप्स में देखा जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने टाइम के लिहाज से चेंज किया तो इस साइड पे del Q/del t बन गया। ये तो करंट है, लेकिन ये कौन सा करंट है? यहाँ पे तो कंडक्टर है ही नहीं प्लेट्स के दरमियान में। तो हमने इस करंट को क्या नाम दिया? ID। इस करंट को नाम पुकारते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ID। ऐसा करंट जो किसी कंडक्टर में से ना गुजर रहा हो, किसी स्पेस में से गुजर रहा हो। यहाँ पर कोई कंडक्टर, मटेरियल मीडियम कंडक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी करंट यहाँ पर मौजूद है। इस इक्वेशन से हमें ऑब्जर्व हो रहा है। ये इक्वेशन बता रही है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस अ करंट विच इज़ I डिस्प्लेसमेंट। तो हम एम्पेयर्स लॉ को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि एम्पेयर्स लॉ ने क्या बोला था? किसी कंडक्टर के सराउंडिंग में अगर करंट गुजर रहा हो तो उसके कंडक्टर के अंदर से करंट गुजर रहा हो तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो उसका एक्सप्रेशन था B.del L इज इक्वल टू μ0I। ये किसके लिए था? वो करंट जो कंडक्टर में से गुजर रहा हो। इसको हम चेंज कर देंगे, अब हमारे पास कौन सा करंट है? ID। हम इसी एक्सप्रेशन को जब हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर IC प्लस ID, कंडक्टर वाला करंट ये वाला, और प्लस ID जो यहाँ पर बन रहा था, इस पॉइंट पर जो करंट बन रहा था ID, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके यहाँ पर μ0 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, IC प्लस ID, μ0 IC प्लस μ0 ID बन जाएगा। उसे जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक्सप्रेशन बनता है B.del L इज इक्वल टू μ0I प्लस μ0 ε0 प्लस del phi E/del t। ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस अ मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो करंट बन रहा था वो करंट हमें B देगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट बना del Q/del t।
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट बना। वो करंट, जाहिरी बात है, जब करंट मूव करेगा, कहीं से करंट फ्लो करेगा तो वो ऑटोमेटिकली बी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली क्या बना रहा है, बी प्रोड्यूस कर रहा है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिंपली वर्डिंग्स बुक में लिखी हुई पढ़ी है उसको हम यहाँ समझ रहे थे। आपकी बुक में ये वर्डिंग लिखी हुई है कि चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस चीज़ से प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और आगे की तरफ प्रोपेल कर रहे होते हैं, प्रोपेगेशन हो रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गैमा रेज इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर इस स्पेक्ट्रम में ये जो नेमिंग दी हुई है ये इनकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ की बेस पर दी हुई है। यहाँ पर आपकी बुक में भी ये सारा वो बनी हुई होगी एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो वेव लेंथ है रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। लैम्डा यहाँ पर रेडियो वेव की जो वेव लेंथ है वो 10⁻⁷ मीटर होती है और फिर ये डिक्रीज़ करती हुई 10⁻⁻15 मीटर तक जा रही होती है। इसमें डिफरेंट माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, विजिबल, इनकी ये डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ये आपकी बुक में बनी हुई होंगी। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, ग्रेटर वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, स्मॉलर होगी। 10⁻1 से लेकर ये मूव कर रही होती है वैल्यू 10⁻23 तक, 3 मीटर तक। इसके दरमियान में जो ये रीजन आता है विजिबल रीजन, इससे मुराद क्या है, ये आम आँख से नज़र आ सकता है। ये जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये असल में लाइट वेव्स ही हैं, ये असल में लाइट वेव्स हैं। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो इन तमाम रेज़ की शक्ल में होता है। इन तमाम रेज़, इन तमाम स्पेक्ट्रम में से हमें जो सिर्फ नज़र आता है, हमारी आँख से जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो कौन सा रीजन है, वो विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन में आने वाली जो रेज़ हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो 7×10⁻14 हर्ट्ज से लेके 4×10⁻14 हर्ट्ज तक है। ये वैल्यूज़ आपने याद रख लेनी है। ये जो वेव्स हैं ये असल में लाइट वेव्स ही हैं। इसकी स्पीड क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो लाइट वेव्स वाली स्पीड ही होगी। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड भी यही होगी जो लाइट की है। अब इनको हम बात करते हैं कि ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, इनको क्रिएट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से ये जो दो हैं, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, ये हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम चार्ज को ऑस्किलेट करवा लें। हमने अभी डिस्कस किया था कि चार्ज ऑस्किलेट करेगा तो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाएगी। यहाँ पर हम एक सर्किट यूज़ करते हैं, इंडक्टिव सर्किट। ये ट्रांसमीटर एंटीना यहाँ पे लगा हुआ होता है। इसमें क्या प्रोसीजर हो रहा है, हमने यहाँ पर एक इंडक्टिव सर्किट यूज़ किया, इसको एसी वोल्टेज अप्लाई कर दी हमने इस पर। एसी वोल्टेज में क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज़ और इंक्रीज़, राइज और फॉल कर रही होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने एक ऐसा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाया उस इंडक्टिव सर्किट में जिसकी फ्रीक्वेंसी 80 किलोहर्ट्ज़ थी। इस फ्रीक्वेंसी से राइज और फॉल हो रहा है। इस इंडक्टर के अंदर, इस इंडक्टिव इंडक्टर, इसमें यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही होगी
उस स्टोर होने वाली एनर्जी को हमने म्यूचुअल इंडक्शन के ज़रिए दूसरी कॉइल, दूसरी इंडक्टर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। इस दूसरी कॉइल के साथ एक ट्रांसमीटर एंटीना लगा हुआ है, ट्रांसमीटर एंटीना लगा हुआ है। ये ट्रांसमीटर एंटीना यहाँ स्पेस के अंदर क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेल करवाएगा, प्रोड्यूस करवाएगा। कैसे प्रोड्यूस करवाएगा? ये जो इंडक्टिव सर्किट है इसके अंदर ये एसी वोल्टेज इस इंडक्टर को एनर्जी सप्लाई कर रही होगी। तो यहाँ पर एक साइकिल में ये राइज और फॉल हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट इस तरीके से ऑस्किलेट, करंट इस तरीके से मूव कर रहा होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट इस तरीके से मूव कर रहा होगा। पहले ये इसको एनर्जी स्टोर करवा रहा होगा, उसके बाद यही एनर्जी इधर स्टोर हो रही होगी। करंट जो है वो ऑस्किलेट कर रहा होगा। इस ऑस्किलेशन की वजह से यहाँ पर ये जो चार्ज है इस कनेक्टिंग वायर में, जो एंटीना और इन इंडक्टर्स के दरमियान में लगी हुई है, यहाँ पर कंसीडर करें कोई चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस चार्ज। जैसे जैसे ये एसी सोर्स राइज और फॉल करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी से? 80 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से, वैसे वैसे ही इस कनेक्टिंग वायर में जो एंटीना और इंडक्टर कॉइल के दरमियान में लगी हुई है, इनमें ऑस्किलेशन होगी। जब यहाँ पर चार्ज ऑस्किलेट करेगा तो एक ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा स्पेस के अंदर, वो एक वेव प्रोड्यूस करेगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेटिंग, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। यहाँ पर ये जो ब्लू वेव मैंने बनाई हुई है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो यहाँ पर ब्लैक वेव बनी हुई है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की। ये दोनों एक दूसरे के 90 एंगल पर होते हैं। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे के 90 एंगल पर ये दोनों वेव्स प्रोपेल कर रही होती हैं, आगे की तरफ मूव कर रही होती हैं। यहाँ पर ये जो पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? जो इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, हमने इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 80 किलोहर्ट्ज़ रखी, तो यहाँ से बनने वाली जो वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी 80 किलोहर्ट्ज़ होगी। एफ ट्रांसमिटिंग रेडियो वेव्स कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी सोर्स। जब यहाँ पर 80 किलोहर्ट्ज़ वाली वेव प्रोड्यूस हुई है, इसको अगर हमने रिसीव करना है तो वो किस तरीके से करेंगे? रिसीवर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एलसी पैरेलल सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या एलसी पैरेलल सर्किट। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सर्किट डिस्कस किया हुआ है। रिसीवर हम किस तरीके से, यहाँ पर हमने एक एलसी सर्किट बना दिया। एलसी सर्किट में क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हैं, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी। मान लो यहाँ पर कैपेसिटर पहले से चार्ज हुआ हुआ है, इस कैपेसिटर के लिए ये सर्किट कंप्लीट है। कैपेसिटर क्या करेगा? अपना चार्ज फ्लो करवाएगा इस इंडक्टर के थ्रू, इस इंडक्टर में से फ्लो करवाएगा। जब इस इंडक्टर में फ्लो होगा तो इट्स मीन ये अपनी एनर्जी इसमें स्टोर करवा रहा है, ये कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को स्टोर करवा रहा है, और उसके बाद क्या होगा? इंडक्टर अपनी एनर्जी दोबारा कैपेसिटर को, जब यहाँ से ये सारा चार्ज इधर आ जाएगा उसके बाद दोबारा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये अपनी एनर्जी दोबारा इसको स्टोर करवा रहा होगा। ये दोनों एलसी सर्किट, ये दोनों एक दूसरे को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। यूँ समझ लें कि ये दोनों एक दूसरे को, इंडक्टर की बात करें तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है इंडक्टर, और कैपेसिटर की बात करें तो इलेक्ट्रीफाई और डी इलेक्ट्रीफाई। तो ये दोनों एक दूसरे को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज या इलेक्ट्रीफाई या डी इलेक्ट्रीफाई करवा रहे होते हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक दूसरे को एनर्जी सप्लाई करने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है एक दूसरे को एनर्जी सप्लाई करने की, वो हम कैसे सेट कर सकते हैं? हमारे पास एक्सप्रेशन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR=1/2π√LC। हम यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यूज़ को अगर हम चेंज कर लें, कैपेसिटर की वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। तो हमने अगर यहाँ पर 80 किलोहर्ट्ज़ वाली वेव्स को क्या नाम है रिसीव करना है, तो उससे क्या होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस एलसी सर्किट
की फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट करेंगे कि ये 80 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से इस सर्किट के अंदर करंट ऑस्किलेट कर रहा हो। जब इसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी 80 किलोहर्ट्ज़ होगी, हमने यहाँ पर एंटीना लगा दिया। एंटीना क्या करेगा, इस 80 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से आने वाली वेव को, इस आने वाली वेव को जिसकी फ्रीक्वेंसी 80 किलोहर्ट्ज़ है, उसको तब रिसीव करेगा जब उसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस एलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आने वाली वेव की ट्रांसमिशन वेव की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। इंटरनल सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आने वाली वेव्स की जो ट्रांसमिशन वेव की फ्रीक्वेंसी है, वो जब मैच कर जाएंगी तो क्या होगा, रेजोनेंस फिनोमिना अकर करेगा। आपको याद होगा रेजोनेंस फिनोमिना हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएं, इक्वल हो जाएं, तो उस वक्त रेजोनेंस फिनोमिना अकर हो जाता है और एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी तो उस वक्त ये एंटीना इसको रिसीव कर लेगा और इस तरीके से हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव कर लेते होते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही रिसीविंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर ये कंसेप्ट है आपका, थ्योरी में आपकी बुक में थ्योरेटिकल लिखा हुआ है और डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको याद कर लीजिएगा। ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। आपने वो जो रेडियो हम जब ट्यून कर रहे होते हैं, रेडियो पर जब हम स्टेशन ट्यून कर रहे होते हैं, हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, हम अपने रेडियो में लगे हुए एलसी सर्किट, रेडियो में जो सर्किट लगा होता है, जो ट्यूनिंग सर्किट होता है चैनल को चेंज करने का, वो होता है एलसी सर्किट। हम उसमें सी कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है आने वाली फ्रीक्वेंसी से। हम अपने इंटरनल सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं, जैसे ही वो आने वाली फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, फ़ौरन हमारा चैनल ट्यून हो जाता है और वहाँ पर जो दोनों वेव्स हैं एक दूसरे से मैच कर रही होती हैं, रेजोनेंस फिनोमिना कर होता है और सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और चैनल ट्यून हो जाता है। तो ये तरीकाकार होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करने का। ये लेक्चर था हमारा आज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।